आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिए, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर कौन होता है? जिसके पास लीगली राइट है उस डॉक्यूमेंट का, जिसका नाम मेंशन है, जो जिसके पास ओनरशिप है। और आपको पता है होल्डर इन ड्यू कोर्स तो क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली थी, एक पर्सन था जो होल्डर था, उसने अपने सर्वेंट को कहा एज ए सेफ्टी के लिए रख ले। वो सर्वेंट ने आगे वही बिल, वही डॉक्यूमेंट आगे चला दिया, किसी पर्सन को दे दिया, तो उस पर्सन को वैलिड ओनरशिप मिल जाएगी। होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे उस पर्सन को। वो उस डॉक्यूमेंट के बेस पर उसको कैश करा सकता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स। हमारे जो सेक्शन है, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स में बहुत सारी उसको प्रिविलेज और राइट्स दिए गए हैं। राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स एंजॉय मैनी प्रिविलेज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर इसको बहुत सारी बेनिफिट दिए गए हैं। किसको? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, चाहे इसको टाइटल, जैसे ही जिस पर्सन से उसको टाइटल मिला है, चाहे उसका खुद का टाइटल क्या था, डिफेक्टिव था, आप सभी को पता है। जैसे किसी पर्सन को चोरी का सामान मिला, चोरी का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला, वो आगे किसी पर्सन को कंपनसेशन के बदले वो दे देता है, तो जिस पर्सन को देता है उसको हम क्या कहते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके पास राइट होता है। ठीक है, व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पास ऑन टू हैंड ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स ही गेट ए गुड टाइटल। उसके होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास क्या होता है? गुड टाइटल, इवन दो द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर जिसने उसको दिया है टू हिम मे नॉट बी गुड वन। जिसने उसको वो दिया है ना डॉक्यूमेंट, उसके पास चाहे अच्छा टाइटल नहीं है, पर उसके पास आ जाएगा जिसको मिला है। ठीक है, द टाइटल ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स बिकम फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। जब उसको ये टाइटल मिल जाएगा तो उसके सारे डिफेक्ट्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। चाहे पीछे कोई भी डिफेक्ट हो ना, तो वो फ्रीली उसको एंजॉय कर सकता है। एंड डिफेंस विच कुड हैव बीन प्लेज्ड अगेंस्ट द पीरियर पार्टी कैन नॉट प्लेड अगेंस्ट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। जैसे पीरियर पार्टी आपको पता ही है कौन कौन सी होती है, ड्रॉई होता है, वो मना नहीं कर सकता कि मैंने पेमेंट नहीं की है, नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही है होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर प्रिविलेज दिए हैं, वो एक एक करके मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्री एजम्पशन सेक्शन 118। प्री एजम्पशन मतलब कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है उसके कुछ काफ़ी सारी एजम्पशन के बेस पर बना हुआ है, जो कहाँ दी हुई है? सेक्शन 118 में दी गई है। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगी? लागू होगी। ठीक है, वो एजम्पशन क्या होगी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगी? लागू होगी। ठीक है, तो सेक्शन 118 हैज स्टेटेड सर्टेन प्रिजम्पशन विच आर अज्यूम टू एग्जिस्ट इन एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जो 118 में जो एजम्पशन दी हुई है वो ये माना जाता है कि सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होगी। द पर्पज ऑफ दिस एजम्पशन इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जिसको ट्रांसफर किया गया है ना, उसको जिसने लिया है उसकी फैसिलिटी के लिए एजम्पशन बनाई गई है। बाय अटैचिंग सर्टेन सेट एजम्पशन विच आर डीम टू बी एग्जिस्टिंग इन एवरी सच इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ जो बना हुआ है उसकी पहले से एजम्पशन है। ठीक है, वो एजम्पशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 118 में दी गई है। और इस एजम्पशन का मकसद क्या है? जिसको ट्रांसफर करके ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसकी सेफ्टी के लिए ये वाली एजम्पशन बनाई गई है। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 118 के अंदर बनाई गई है प्री एजम्पशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। सेकंड है प्रिविलेज अगेंस्ट इंचुएट स्टैंप इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 20। इंचुएट स्टैंप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपको पता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब ड्रॉर बनाता है उसको इनकम्प्लीट बना देता है ना, है ना, तो सामने वाले को दे दिया जाता है हक कि तुम भर दो, है ना, मतलब कि साइन करके पकड़ा दिया, सामने वाले को अधिकार दे दिया जाता है कि तुम उसको अपनी मर्जी से अमाउंट भर दो। लेकिन सामने वाला अमाउंट भी उतनी अपनी मर्जी से, जितने की स्टैंप लगी हुई उससे ज़्यादा यदि भर देता है, ठीक है, फिर तो वो प्रूव ही नहीं होगा। ठीक है, वो प्रूव नहीं होगा। लेकिन यदि वो उस स्टैंप के अंदर अंदर अमाउंट भर देता है तो जिस पर्सन ने उसको दिया है ना, साइन करके, वो रिस्पॉन्सिबल उसका बन जाएगा। जैसे मैं खाली चेक पकड़ा दें और साइन करके पकड़ा दें, तो जो सामने वाला जितना मर्जी अमाउंट भर दे तो हम क्या बन जाते हैं? रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं उसको देने के लिए। इसी टाइप से एक ऐसा स्टैम्प पेपर जो उसने दे दिया है, उस पर स्टैम्प पेपर लिखा हुआ है, सामने वाले को साइन करके दे दिया, तो सामने वाला कभी भी उसको निकाल सकता है। जैसे होल्डर को मिल गया, ठीक है, पर होल्डर उसमें अमाउंट कितना भरेगा? जितना कि स्टैम्प पर लगी हुई है, उससे ज़्यादा भरता है तो होल्डर को भी पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात, जब ये इस टाइप का स्टैम्प पेपर, इंचुएट स्टैम्प पेपर मिलता है और होल्डर ने भर दिया, ठीक है, और आगे किसको पास कर दिया?
होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया तो उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा, यहाँ पर ये कहने का मतलब है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलो ये रिपीट करते थे। व्हेन द पर्सन टू हुम एन इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट हैज बीन गिवन पास ऑन द सेम टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, द होल्डर इन ड्यू कोर्स वुड बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट। तो होल्डर के पास क्या होता है, पर ये यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है, उस इंस्ट्रूमेंट को जो फिल किसने किया होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स ने नहीं किया होगा, पहले वाले ने किया होगा। यदि होल्डर इन ड्यू कोर्स ने ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट फिल करता है तब उसको ये प्रिविलेज नहीं मिलेगी। ये आप ध्यान रखो, यदि इंश्योर्ड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट है जो खाली आ गया है और होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया, वो नहीं इसको फिल कर सकता, ये ध्यान रखना। व्हेन ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट वाज फिल्ड बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स देयर ही डज नॉट गेट द प्रिविलेज, वो इस टाइप की प्रिविलेज नहीं लेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं कह रही हूँ, इस टाइप की प्रिविलेज दी गई है। ठीक है, तो आप समझ गए, प्रिविलेज अगेंस्ट इंश्योर्ड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20। ठीक है, ये आप ये वाला टॉपिक आप वहाँ भी डाल सकते हो, जो मैंने टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कराए ना आपको, वहाँ पर ये इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट कराया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप वहाँ भी डाल सकते हैं और उसको लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं ना। थर्ड है हमारा लाइबिलिटी ऑफ पीरियड पार्टी सेक्शन 36। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बोला क्या, ड्रॉयर कौन होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर ने किसके पास बिल भेजा, ड्रॉय के पास, ड्रॉय ने एक्सेप्टेंस दी थी और ये बिल किसके पास आ गया, ड्रॉयर के पास आ गया, आपको पता है ना। तो बिल होल्डर कौन बन गया, ड्रॉर बन गया। ड्रॉर ने पैसे किसको देने थे, बी को पैसे देने की बजाय वो जो बिल इससे पास कराया हुआ है ना, एक्सेप्ट कराया, ड्रॉर बी को दे देता है। बी ने सी के पैसे देने थे, बी भी वही इंस्ट्रूमेंट किसको देता है, सी को दे देता है। ठीक है, सी का गुम हो जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, गुम हो जाता है। ठीक है, और डी को मिल जाता है, तो डी के पास क्या है, गुड टाइटल नहीं है। ठीक है, पर डी ने किसको पैसे देने होते हैं, अगले पर्सन को देने होते हैं, तो डी क्या करता है, अगले पर्सन को दे देता है, और जिस पर्सन को ये मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके पास ये राइट है होल्डर इन ड्यू कोर्स को कि वो ड्रॉय के पास जाके वो इंस्ट्रूमेंट के बदले क्या ले ले, पैसे ले ले। तो समझ गए आप, है ना, रिवीजन होगी, है ना। तो जब तक होल्डर ने इसके पैसे किससे लेने हैं, ड्रॉय से लेने हैं, यदि ड्रॉय मना कर देता है तो, है ना, फिर ये पार्टियां भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। ये पार्टियां तब तक फ्री नहीं होती जब होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसे नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे कि एवरी पीरियड पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसके पास है ना पीरियड पार्टी, ये सारी होगी, है ना। इसने देने थे, इसने इसको देने थे, इसने इसको देने थे, इसने इसको देने थे ना। तो इज लाइबल देयर ओन टू ए होल्डर इन ड्यू कोर्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड। ठीक है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता था। तो समझ गए, लाइबिलिटी ऑफ पीरियड पार्टी सेक्शन 36। आगे आ गया फिक्टिशियस ड्रॉअर और पेई सेक्शन 42। आप सभी को पता है कि मैंने ये टॉपिक भी आपको करा दिया है। फिक्टिशियस पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है और डॉक्यूमेंट बना दिया, है ना। और एक्सेप्टेंस किसने दी है, एक्सेप्टेंस किसने दी है, ये बनाया, ड्रॉय के पास चलेगी, ड्रॉय ने साइन कर दिया, ड्रॉय अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ड्रॉय की उस पर पेमेंट करने की। एक्सेप्टेंस दे दी, इधर चल गया, और ड्रॉयर ने क्या किया, इसी डॉक्यूमेंट को आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्टिशियस पर्सन कौन है, ड्रॉर है। ठीक है, तो कल ड्रॉय ये कह के नहीं बच सकता कि ये फिक्टिशियस पर्सन है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉय की बनती है कि वो इस होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या कर दे, पेमेंट कर दे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फिक्टिशियस ड्रॉर और पे अंडर सेक्शन 42। ठीक है, यदि ड्रॉर क्या है, क्योंकि ड्रॉर को ना क्रेडिटर ने इससे पैसे लेने थे, इसने बनाया, इससे साइन कराए, ड्रॉय से फिर ले लिया, फिर इसने आगे किसी पर्सन को दे दिया। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को, तो वो ये कह के नहीं बच सकता ड्रॉय कि ये क्या था, फिक्टिशियस था। ठीक है, तो समझ गए आप। फिफ्थ है नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी अंडर सेक्शन 46। जैसे कि कोई ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया जिस पर कंडीशन थी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, है ना। जैसे कि समझो मैंने बोला ना ड्रॉई के उनके आपस में, ठीक है, और कल बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना। तो कल आगे जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो डॉक्यूमेंट पहुंचता है तो वो ये कह के नहीं बच सकता कि इसमें कंडीशन लगी हुई है, उसको ये पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। मतलब पेमेंट टू ए होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी कंडीशन अटैच्ड टू द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि पहले कोई कंडीशन लगी हो इसी डॉक्यूमेंट पर तो उसका वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ड्रॉई से पैसे लेगा ही लेगा। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ कंडीशन, यदि उस पर कंडीशन लगी भी हुई है। ठीक है, तो आप समझिए इंस्ट्रूमेंट कोड ऑफ ऑल पीरियड डिफेक्ट अंडर सेक्शन 58। आपको पता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जब ये इंस्ट्रूमेंट आ गया तो पहले उसके बीच में कितने भी डिफेक्ट हो उस इंस्ट्रूमेंट में वो उस पर लागू नहीं होते, होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी हो। ठीक है, द पेमेंट टू होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन नॉट बी डिनाइड, द इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट, जैसे किसी का इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाता है
है ना, और किसी पर्सन को मिल जाता है, उसके पास गुड टाइटल नहीं होगा, वो आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स को देता है। किसी ने फ्रॉड से लिया और आगे कंपनसेशन के बेस पे किसी को और दे दिया। अनलॉफुल ढंग से लिया, अनलॉफुल मीन्स लिया, मतलब स्मगलिंग, फिर आगे किसी और को दे दिया। कमिटिंग ऑफेंस किया, चोरी की या डिफेक्ट है, एनी डिफेक्ट ना, तो आगे किसी पर्सन को वो मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके पास गुड टाइटल मिल जाएगा उसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स को, ठीक है। तो ड्रॉई ये कह के नहीं बच सकता बीच वाला कि ये तो फ्रॉड है, ये है, ये है, ठीक है। तो ये किसको प्रिविलेज दी गई है? होल्डर इन ड्यू कोर्स को। जब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स का लॉन्ग क्वेश्चन करोगे या पहले वाला टॉपिक ही करोगे ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं, तो ये सारे प्रिविलेज आप उसमें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। Estoppel against denying original validity of instrument under section 120. The payment to a holder in due course cannot denied on the ground that the instrument as originally drawn was not valid. देखो जब स्टार्टिंग से ही जब ये बिल बना था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना था, यदि वो स्टार्टिंग से वैलिड नहीं है ना, फिर आगे आगे ट्रांसफर होता रहा, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसे मिलेंगे, वो इस बेस पर नहीं, उसको वॉइड नहीं कहेंगे, उसको मिलेंगे, चाहे वो ओरिजिनली क्या हो, वैलिड नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, आपने थोड़ा ध्यान रखना। यदि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को यदि ऐसा डॉक्यूमेंट मिल गया है, वो स्टार्टिंग में क्या था, वैलिड नहीं था, उसको इसके बेस पर पैसे मिलेंगे, इस पर डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पेई टू इंडोर्सी, सेक्शन 121। सेक्शन 121 Section 120 provides another privilege to holder in due course, according to which no maker or of a promissory note and no acceptor of a bill of exchange shall deny payment to a holder in due course on the plea that payee was incompetent to endorse the instrument. payee ना, payee वो क्या है, इनकम्पिटेंट है। इन पेई कौन होंगे बीच बीच में, ड्रॉर होगा, मिस्टर बी होगा, जो बीच वाले पर्सन है, यदि वो इनकम्पिटेंट है तो इस बेस पर होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिनाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ पीरियड पार्टी अंडर सेक्शन 122। No drawee can deny payment to a holder in due course on the plea that the signature of the period party were इनकम्पिटेंट, मतलब जो सिग्नेचर है उसमें कोई डिफेक्ट है सबसे पहले वाली पार्टियों में, तो उसके लिए वो ये कह के नहीं बच सकते कि पहले क्या था, इसमें डिफेक्ट था। तो मतलब ओवरऑल सारे प्रिविलेज इस बेस पर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद जो डॉक्यूमेंट आ गया है, उस डॉक्यूमेंट से पहले कोई भी उसमें कोई डिफेक्ट हो, उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको इस डॉक्यूमेंट के बेस पर क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। बस शर्त ये है जितनी की स्टैंप लगी हुई अमाउंट उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारे जो 9 पॉइंट है, ये किसको प्रिविलेज, किसके बेनिफिट के लिए दिए गए हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेनिफिट के लिए दिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।